हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं और उसमें हमने एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन इन सब के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको विज़िट ज़रूर करिएगा। और आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ 1950 से 1990 के बीच में हम वो जानेंगे। The developing countries like India can progress only if they have a good industrial sector. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि वो कंट्री जो अभी डेवलप हो रही हैं, पूरी तरीके से वो डेवलप्ड नहीं हैं। तो इंडिया भी अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनी है, वो अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है। तो एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री के लिए ताकि वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए उसके लिए एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगी कंट्री। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब एग्रीकल्चर था ही हमारी कंट्री में, इतने ज़्यादा लोग 75% तक कम से कम लोग एग्रीकल्चर कर ही रहे थे, तो इतना क्या इंडस्ट्री की हमें ज़रूरत थी। तो जो इंडस्ट्री है ना, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और जो एग्रीकल्चर है वो इतना स्टेबल नहीं है, कभी फसल अच्छी हुई, कभी नहीं हुई, कभी बारिश हुई, कभी अच्छे से नहीं हो पाई बारिश। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री जो है उसमें स्टेबिलिटी है। आपने देखा होगा कई कई साल तक लोग एक ही कंपनी में एम्प्लॉयड रहते हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही स्टेबल माना जाता है। इसीलिए industrialization promotes modernization and overall prosperity. Due to this reason, 5-year plans stressed a lot on the industrial development. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी कि इंडस्ट्रीज़ बनाना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रमोट करा गया था? मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को। इसी वजह से जो हमारे 5-year प्लान बनाए जा रहे थे उसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर पाए, जिससे कि हमारी कंट्री भी अच्छे से डेवलप हो पाए। The cotton, textile and jute industries were mostly developed in India. There were only 2 well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Kolkata. So there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries. उस टाइम पे 1950-1990 के आसपास जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री ही थी। उसके अलावा इतनी डेवलप्ड कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं थी। और 2 बहुत ही अच्छे वेल मैनेज्ड जो आयरन और स्टील फर्म्स थी, जिसमें से एक थी जमशेदपुर वाली और दूसरी थी कोलकाता वाली। तो इतनी कम इंडस्ट्री ही डेवलप थी हमारी कंट्री में, इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है पहले तो, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम रह जाएगी और स्टेबल नहीं होती है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टेबल नहीं है तो लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और सारे के सारे एग्रीकल्चर में ही काम करेंगे तो और चीज़ें कौन करेगा? सिर्फ खुद ही का कंजप्शन, ये सारी चीज़ों से नहीं चल पाएगा एक देश। इसीलिए इंडस्ट्री पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर के क्या क्या रोल थे, उन्होंने क्या क्या अपनी भूमिकाएं निभाई थी। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता था कि वो इन्वेस्ट कर सके हमारे इंडस्ट्रियल वेंचर्स में, और वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत कम था, ये भी कह सकते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं प्राइवेट सेक्टर के पास कि वो लगा सके। तो और जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 2 ही एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि ज़्यादा जाने जाते थे, जो कि टाटा और बिरलास थे। उनके अलावा कोई भी इतना अच्छा एंटरप्रेन्योर उस टाइम पे नहीं था। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसे हम PSUs भी कहते हैं। अब सेकंड है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर।
जो इंडियन मार्केट है उस टाइम पे वो इतना बिग नहीं था कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करने में मदद कर सके, या फिर उनके पास इतना कैपिटल तो था लेकिन वो ये चीज़ें नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी इंडिया की मार्केट है वो बहुत ही लिमिटेड साइज़ की थी और उस समय इंडस्ट्रियल गुड्स की इतनी डिमांड भी नहीं थी, बहुत लो डिमांड थी, कुछ ही लोग जो है वो डिमांड करते थे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी लैक ऑफ इंसेंटिव रहा। अब थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में सोशल वेलफेयर भी देखना है गवर्नमेंट को, तो उसका एक ही तरीका था कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा एक लीडिंग रोल दे ताकि वो अपना काम बता सके और प्राइवेट सेक्टर उनका एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प कर सके, लेकिन जो लीडिंग मेन रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा, जिससे कि सोशल वेलफेयर हो पाएगा। क्योंकि अगर बस प्राइवेट सेक्टर एक काम को देखेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ज़्यादा ध्यान देगी, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी तो लोगों का सोशल वेलफेयर देखेगी। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी अपना हाथ बटाया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को लीडिंग वे में प्रमोट किया कि आप सारा काम देखोगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनको कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प करने के लिए कहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें किस किस तरीके के रेजोल्यूशन थे अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country। पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कोई भी डिटेल्ड, मतलब कोई भी चीज़ अगर डिटेल में है तो उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कह देते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है किस चीज़ का, पॉलिसी मेजर्स का, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें कवर होती है, जितनी भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जितने भी इशू वगैरह है इन सारी चीज़ों को वो कवर करते हुए चलती है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इस पॉलिसी में जितने भी प्रोसीड्यूर है, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और किस तरीके से एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को एक कंट्री में कैसे कंट्रोल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में है। कुछ अगर रूल्स रेगुलेशन को इंडस्ट्री तोड़ रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसको बैन करना या कुछ करना, इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सारी चीज़ें मेंशन हैं। After the industrial policy 1948, Indian economy had to face a series of economic and political changes which necessitated the need for a fresh industrial policy for the country. So on 30th April 1956, a second industrial policy resolution was adopted in India, which also formed the basis of second 5-year plan। अब जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1956 से पहले जो सबसे एक स्टार्टिंग की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब शुरू हुई थी वो 1948 की थी, लेकिन जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, जिस वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल रही थी। इसीलिए ये ज़रूरी हो गया था कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की जाए। इसीलिए 30 अप्रैल 1956 इस डेट को एक सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया जो कि 1956 में आया था, और इसी बेस पर जो हमारा 5-ईयर प्लान है वो भी बना। इसीलिए जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो 1948 में था और कुछ ज़रूरत के हिसाब से 1956 में उसको चेंज करके दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया था। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो उस टाइम पे किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, तो जो इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बेस पे हुआ था। इसमें 3 कैटेगरी में हमारे इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करा गया था, या बोल सकते हैं कैटेगराइज किया गया था, जिसमें कि सबसे पहले था शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में
17 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि उसमें जितना भी हक है वो सारा सरकार का है, वही हर एक तरीके से उसका काम करेगी। कंट्रोल ओन्ड हर एक चीज़ वो सरकार के स्टेट के द्वारा ही करा जाएगा। और वो कौन सी 17 इंडस्ट्रीज़ थी? वो थी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग एट्सेट्रा। ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो शेड्यूल ए में रखी गई थी। और अब शेड्यूल बी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी? तो 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड थी। यानी कि प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड का मतलब होता है द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि जो जितना भी इनिशिएटिव है, यानी कि फर्स्ट स्टेप मान लो, वो सारा स्टेट ही करेगा। जितना भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए वो सारी चीज़ें स्टेट करेगी। फिर उनकी जो मदद है, एक सप्लीमेंट एफर्ट जो होते हैं, वो उसमें प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। यानी कि दोनों का थोड़ा बहुत मिक्स रहेगा, उसमें पब्लिक सेक्टर भी और थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर भी एंगेज रहेगी ताकि अच्छे से काम हो सके। इसमें 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि थी एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज़, मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इन शेड्यूल बी में रखी गई थी। अब थर्ड है शेड्यूल सी। दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बच गई थी वो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अलावा, यानी कि वो जो 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में थी और 12 इंडस्ट्रीज़ जो शेड्यूल बी में थी, उनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि आप इस पे काम कर सकते हो। लेकिन दीज इंडस्ट्रीज़ वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस एनफोर्स्ड अंडर इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। लेकिन ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ शेड्यूल सी में थी उन सब पर ना एक लाइसेंसेस का सिस्टम था। मतलब कि कोई सी भी आपको अगर इंडस्ट्री चालू करनी है तो पहले स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो हम काम कर सकते हैं, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको पता मतलब हमेशा रहे कि हाँ कोई गैर कानूनी तो काम नहीं हो रहा है। इसी वजह से लाइसेंस का सिस्टम उस टाइम पे था, ताकि जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज़ है वो ऐसी कुछ भी काम ना खोल ले, वो सारी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही होनी चाहिए। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951 था वो उसने लाइसेंसेस के सिस्टम को ज़्यादा एनफोर्स करा था। तो अब हम देखते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि शेड्यूल सी में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी लाइसेंसिंग के थ्रू। तो वो किस तरीके से होता था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आर रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। ये एक रिटन परमिशन होती थी, मतलब जैसे जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है जो अपना काम कोई सा शुरू करना चाहती है शेड्यूल सी के अंडर, तो उनको एक परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप हमें परमिशन दो। तो जो परमिशन गवर्नमेंट उनको देती थी उसी को हम लाइसेंस कहते हैं। वो एक रिटन परमिशन होता था कि हाँ गवर्नमेंट की तरफ से अब आप इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस फॉर। जो इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 था उन्होंने ये जो लाइसेंस इशू करने का है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करा था कि आप इशू करो लाइसेंसेस। और वो किस किस चीज़ में लाइसेंस को इशू कर सकते थे? तो सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी भी इंसान को एक इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। उसको सेटअप करना है, फर्स्ट टाइम ही न्यू इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। सेकंड था कि अगर उसको उसी एग्जिस्टिंग वन को, यानी कि जो उसने अपना बिजनेस चालू करा है उसी को और एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए भी उनको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगर उनको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि समझ लो पहले वो कुछ पेन वगैरह बनाते थे, अब उनको शूज़ का भी
कुछ प्रोडक्ट बनाना है या फिर स्टेशनरी अलग से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनको उसी चीज़ों में डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसी इंडस्ट्री को, उसके लिए भी उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। तो इनमें से किसी भी केस में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूरी था कि वो इशू यानी कि एक रिटर्न परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से ले, तभी वो उससे काम कर सकते हैं, नहीं तो वो आगे अपना काम नहीं कर सकते। अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, Carvey Committee, recognized the possibility of using small scale industries to promote rural development. 1955 में जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी है, जिसको हम कार्वे कमेटी भी कहते हैं शॉर्ट में, तो ये जो कमेटी है उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर किसी रूरल जगह का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने विलेज वगैरह में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करा। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम ₹5 लाख in 1950 टू प्रेजेंट लिमिट ऑफ ₹1 करोड़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें एक मतलब कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर मतलब मान सकते हैं उसको, तो जिस इंडस्ट्री की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मतलब 5 लाख के करीब हो, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस टाइम पे कहते थे 1950 के करीब में। लेकिन अब हम किसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे? जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 करोड़ तक हो। इससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल में नहीं आएगा, फिर वो थोड़ा बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा। इसलिए जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी के टाइम पे है उनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक ही होनी चाहिए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हमारे देश में ज़रूरत क्यों है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी तो बहुत अच्छा अपना योगदान दे रही है, फिर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। इसमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो पाते हैं। और एग्रीकल्चर के बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वही सबसे ज़्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाती है लोगों को। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिग फर्म्स से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी SSI यूनिट्स है वो बिग इंडस्ट्रियल फर्म से तो कम्पीट कर नहीं पाएगी। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन कर दिया है SSI यूनिट्स के लिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वही उसको बनाए, जिससे कि बिग फर्म्स उनको कम्पीट भी ना कर पाए और वो अच्छे से अपना काम कर सके। और बहुत सारे कंसेशंस भी देते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी को कम कर देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो बैंक लोन है वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे SSI यूनिट्स को दे दी जाती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे थोड़ा सा ही चैप्टर बच रहा है, वो हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।